अ, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को, कि जब भी हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को रेस्ट में स्टडी करें तो इस स्टडी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये फ़िज़िक्स के कुछ लॉज पे बेस करती है और इसमें से मोस्ट जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो है कूलम्स लॉ। जैसे कि मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसी से एग्जैक्टली सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास एक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। और ये जो कूलम्स लॉ है इसमें और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, इसकी डेरिवेशन में और इसमें यूज़ होने वाले कॉन्स्टेंट्स में काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं और ये जो डिफरेंसेस हैं इसमें इस चैप्टर में हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अगर हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लें तो वो क्या है कि कोई सी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, वो जो फोर्सेस हैं उन ऑब्जेक्ट्स की मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मैस ज़्यादा होगी किसी ऑब्जेक्ट की इतनी ही उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ज़्यादा होगी। तो कूलम्स लॉ भी एग्जैक्टली वैसे ही एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ है और इसमें भी इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस इतनी ही ज़्यादा होंगी जितनी उन सोर्सेज में जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारे पास लेट्स से दो चार्जेस हैं, ये है एक चार्ज लेट्स से Q1 और ये है एक चार्ज Q2। तो इन दो चार्जेस के दरमियान एक फोर्स एक्ट करेगी जब भी हम इनको यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो फोर्सेस इनके दरमियान एक्ट करेंगी ये फोर्सेस इतनी ही ज़्यादा होंगी जितना हम चार्ज को ज़्यादा करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम एक अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले लें चार्ज को, जिसको मैं एक बड़े सर्कल से डिनोट कर दूँ, तो इन दो केसेस में ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें और सेकंड जो फिगर है इसमें अगर दोनों के डिस्टेंसेस सेम हो तो सेकंड केस में जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स दरमियान में होगी ये ज़्यादा होगी। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स और quantity of force acting between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। इस सिंपल सी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to distance Square between of charges। और इतनी ये फोर्स कम होती जाएगी जितना कि हम इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे, इनके दरमियान की सेपरेशन को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इतनी कूलम्स फोर्स डिक्रीज़ होती जाएगी। और जब भी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी हमेशा बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को इंक्रीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट फोर्स इंक्रीज़ होगी। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ फोर्स इंक्रीज़ होगी और डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो फोर्स इंक्रीज़ होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कूलम्स फोर्स इज़ म्यूचुअल फोर्स। कूलम्स फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। कभी एक चार्ज के दरमियान एक चार्ज की वजह से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके नज़दीक कोई दूसरी चार्ज बॉडी रखें। और एक और सिमिलैरिटी जो हम इस फिगर को यूज़ करके स्टडी करेंगे कि लेट्स से कि हम दोनों पॉजिटिव चार्जेस रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से जो फोर्स होती है इट इज़ ऑलवेज टेकन रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये चार्ज दूसरे चार्ज को आउटवर्ड अपने से दूर रिपल करेगा परपेंडिकुलरली, और ये चार्ज भी इसको इधर रिपल करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये होगी फोर्सेस की डायरेक्शन। मैं एक दोनों नेगेटिव चार्जेस ले लेता हूँ।
तो दोनों क्योंकि सेम चार्जेस जब भी होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, दोनों नेगेटिव भी रिपल करेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को इधर पुश करेगा और ये इन रिटर्न इधर पुश करेगा। तो अगेन हमने देखा कि डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। थर्ड केस में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लूँ तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा इधर, और ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा इधर। इसका मतलब ये सेंटर में फिर दोबारा फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस फिगर से हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि चाहे हम दोनों सिमिलर चार्जेस लें या फिर दोनों ऑपोजिट चार्जेस लें, दोनों पॉजिटिव लें दोनों नेगेटिव लें या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लें, सेंटर में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी फोर्सेस, और दोनों चार्जेस की फोर्सेस हमेशा सेंटर में एक्ट करेंगी। इसीलिए हम इस फोर्स को कूलम्स जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान एक्ट करने वाली जो फोर्स है इसको हम हमेशा इसीलिए म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। अगर इस स्टेटमेंट से हम इसकी इक्वेशन लिखें तो हमने ये लिखा है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। लेट्स से ये Q1 और Q2 हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट का फर्स्ट पोर्शन हमने लिखा है, ये रिलेशन 1। अगर इसके सेकंड पोर्शन को लिखें स्टेटमेंट के, तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर हम रिलेशन 1 और 2 को कंबाइन करके लिखें देन F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, या फिर F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्स लॉ की फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ पे ये जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये जो K है इसकी वैल्यू होती है K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस K इज़ नाउन एज कूलम्स कांस्टेंट। ये जो K है यहाँ पे ये है कूलम्स कांस्टेंट। तो इसमें अगर हम देखें इस K को अगर जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास फर्दर कांस्टेंट्स आते हैं, जिसमें 1 और 4 तो डिजिट्स हैं, पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14, और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो वर्ड है परमिटिविटी, ये वर्ड परमिट से निकलता है, और वर्ड परमिट का क्या मतलब होता है, टू अलाउ, इजाज़त देना। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ एयर से क्या मुराद है कि ये जो दो चार्जेस हमने रखे हुए हैं अगर इनके दरमियान ये जो खाली जगह है इसमें एयर हो या फिर स्पेस हो, तो वो इन चार्जेस की फोर्सेस को पास होने के लिए कितना परमिट करती है, कितना इजाज़त देती है, कितना उनको फैसिलिटेट करती है पास होने के लिए, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम एयर या फिर स्पेस के लिए इसकी वैल्यू लिखें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर यही वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये नंबर 2, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये यूनिट्स ऊपर जाएंगी तो जो नेगेटिव हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास K की वैल्यू आती है। फॉर एयर और फ्री स्पेस हमारे पास ये वैल्यू होती है। कूलम्स लॉ के लिए एक फार्मूला तो हमने लिखा है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस फार्मूले को K की ये वैल्यू पुट करके हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम अगर K की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यही हमारे पास कूलम्स लॉ की इक्वेशन की को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि कूलम्स लॉ में हम फोर्स को डिस्कस करते हैं, कूलम्स फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखना ज़रूरी है। इस वेक्टर फॉर्म के लिए आप एक ये फिगर लें, ये हमारे पास एक चार्ज Q1, लेट्स से ये है एक चार्ज Q2।
तो ये जो फर्स्ट चार्ज है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसकी फोर्स अगर हम लें, Q2 की फोर्स को छोड़ दें, कि ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करते टेकिंग के दोनों जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, Q1 इज़ इक्वल टू Q2 हैं, जो कि मेरे ड्रॉ करने में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो अगर हम पहले चार्ज की दूसरे पे फोर्स लेते हैं और लेट्स से कि दूसरे चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करती है ये है F21, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम हमेशा एक यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। F21 की डायरेक्शन में लेट्स से कि यूनिट वेक्टर है R21, तो हम इस फोर्स को पहले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसको कैसे लिखेंगे, F21 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ तक तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर होगा R21, जो कि हमें इस फोर्स की डायरेक्शन बताता है। क्योंकि अगर ये चार्ज फोर्स लगाते हैं तो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि ये म्यूचुअल फोर्स है, दूसरा चार्ज भी इन रिटर्न फोर्स लगाएगा, तो दूसरे चार्ज की फोर्स लेट्स से कि है F12 और इसके लिए यूनिट वेक्टर है R12, तो फिर हम इस फोर्स को लिख सकते हैं जो पहले चार्ज पे फोर्स लिखती है दूसरे की वजह से, F12 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² R12 और यूनिट वेक्टर। यहाँ वेक्टर की एक प्रॉपर्टी देखें कि अगर मैं ये एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ A, इसी वेक्टर को मैं वापस ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो फिर इसको मैं लिखूँगा -a, y -a, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होने के साथ साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही एक वेक्टर है इधर R21, दूसरा वेक्टर है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इसकी इक्वल, तो अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके साथ मैं लिखूँगा -R12। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि R21 जो यूनिट वेक्टर है ये इस वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अगर, या फिर यहाँ किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 या 5 में R21 या R12 की अगर वैल्यू पुट कर दें तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इक्वेशन 4 में अगर पुट करें यूजिंग इन 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा F21 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। R21 की वैल्यू है -R12 यूनिट वेक्टर, जो कि हम लिख सकते हैं F21 इज़ इक्वल टू माइनस को स्टार्ट में लिख लें और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² R12 यूनिट वेक्टर। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये पूरी इक्वेशन अगर इस माइनस साइन को छोड़ दें तो ये वैल्यू हमारे पास आती है F12 की, तो ये हमारे पास हो जाएगा F21 इज़ इक्वल टू माइनस, और ये जो पूरी इक्वेशन आती है ये हमारे पास इक्वेशन 5 से F12 की वैल्यू है, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस, कूलम फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, दोनों चार्जेस की फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल होती हैं, और माइनस साइन ये शो करता है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट होंगी। कूलम्स लॉ में आगे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं, तो लेट्स से कि वही दो चार्जेस मैं लेता हूँ, चार्ज Q1 चार्ज Q2, और यहाँ पे इनके दरमियान जो मीडियम है लेट्स से कि एयर है या स्पेस है, फिर यही दो चार्जेस मैं यहाँ पे रखता हूँ और इनके दरमियान एक थिन पेपर है मीडियम, और अब इनकी फोर्सेस को अगर हम कंपेयर करें तो जब भी कोई मीडियम रखते हैं चार्जेस के दरमियान तो वो मीडियम उनकी कुछ फोर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। एज अ रिज़ल्ट जो इफ़ेक्ट है पहले चार्ज की फोर्स का दूसरे चार्ज पे वो कम हो जाता है। तो इस कम होने को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं कि जब भी कूलम्स लॉ को किसी मीडियम रख के फिर लिखें तो फिर हमारे पास इसकी इक्वेशन ये होगी। अगर फर्स्ट केस के लिए हम इक्वेशन लिखें तो ये हमने पहले पढ़ा है कि ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। लेट्स से कि जब मीडियम रख दिया हमने तो इस फोर्स को हम F प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये जो एप्सिलॉन R है इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये तो मैं आपको एंड में बताता हूँ, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी अगर इसके लिए इक्वेशन डिराइव कर लें, क्योंकि उसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने इसको डिफ़ाइन करना है, तो फिर
लेट्स से कि ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। तो इधर है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ। हमारे पास बाकी क्या रह गया है, एफ ओवर एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर एप्सिलॉन आर, जिसे हम लिख सकते हैं एफ ओवर एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम। इसमें से एफ क्या था, इसको हम लिख सकते हैं ये जो फोर्स है ये थी फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर व्हेन दे वर प्लेस्ड इन एयर, और ये क्या था, फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक या एनी इंसुलेटर मीडियम, कोई भी इंसुलेटर मीडियम जब हमने रखा था उस वक्त ये फोर्स है। तो फिर एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या होगी इस इक्वेशन से, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर टू दैट फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। जब एयर में रखते हैं उस फोर्स को अगर हम उस फोर्स से डिवाइड कर दें कि जब हमने उन चार्जेस के दरमियान में कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, तो इन जो दो फोर्सेस हैं इनकी रेशियो को कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी की क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से ये रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो फिर इसकी वैल्यू हमें क्या बताएगी, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू हमेशा सिर्फ ऐसे आएगी 1.06 2 3 4 ऐसी वैल्यू आ सकती है। तो अगर मैं दो फोर्सेस को डिवाइड करता हूँ और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास 2 आती है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या है, इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है तो लेट्स से कि हमने इसको सॉल्व किया इसी केस के लिए, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू आती है 2। दो चार्जेस के दरमियान एयर थी, फिर उनके दरमियान पेपर है, दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमने एयर की वैल्यू को पेपर जब रखा था इस वैल्यू से डिवाइड किया और हमारे पास अगर आंसर आता है 2, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमने एयर में पेपर रखा था इन चार्जेस के दरमियान तो उस वक्त जो फोर्स थी वो कम होके 1 हो गई थी। जब पेपर को रिमूव किया तो यही वैल्यू फोर्स की इंक्रीज़ होके यहाँ पे थी 2 न्यूटन, यहाँ पे 1 न्यूटन। तो ये कंपैरिजन हमें क्या बताते हैं कि जब हम पेपर या कोई मीडियम रख देते हैं तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें ये बताती है, इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें ये बताते हैं कि कूलम्स फोर्स कितनी इंक्रीज़ हुई है जब हमने मीडियम को रिमूव किया, इंसुलेटर को रिमूव किया, और कितनी डिक्रीज़ हुई है जब हमने किसी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान रखा है। तो ये है कूलम्स लॉ। इन डेरिवेशन के स्टार्ट को हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन से, फिर यहाँ पे हमारे पास इस जो कांस्टेंट आता है इसकी अगर वैल्यू, ये हमारे पास एक फार्मूला है कूलम्स लॉ का, अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो ये हमारे पास इसका दूसरा फार्मूला आता है कूलम्स लॉ का, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको K इंटू ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो एक फोर्स हमेशा दूसरी के ऑपोजिट आएगी क्योंकि यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रिमेंबर दैट कि यूनिट वेक्टर्स इसलिए ऑपोजिट हैं क्योंकि डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें हमने डिफाइन की वो है रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये क्या होता है कि जब हमने दो चार्जेस के दरमियान एयर है मीडियम, फिर हम उन्हीं के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो वो फोर्स कम हो जाती है। इन्हीं दोनों की जब हम रेशियो लेते हैं, फोर्स इन एयर को फोर्स इन मीडियम से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास फैक्टर आता है दैट इज़ नाउन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू हमें ये बताती है कि मीडियम रखने से फोर्स कितनी रिड्यूस हुई है। तो ये है हमारे पास कूलम्स लॉ। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ की दो लिमिटेशंस हैं।
नंबर वन ये कि ऐसे चार्जेस जिनकी अपनी फील्ड हो उन पे अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट चार्जेस पे, और नंबर टू ये कि ऐसे चार्जेस जो कि रस्ट में हो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई कर सकते हैं। कूलम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यही कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस है।